हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पाठक स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि जब हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। राष्ट्रपति में थोड़ा सा विषय बहुत बड़ा है, क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के अनुच्छेद हैं। तो हमने अनुच्छेद को पहले वीडियो में और शक्तियां दूसरी वीडियो में मैं आपको बना करके राष्ट्रपति को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दूंगा। तो पहला वीडियो है ये। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। यह राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष एवं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुदृढ़ता का परिचायक होता है। संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं, परंतु वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर हम राष्ट्रपति को देखते हैं कि वो उनके द्वारा कोई भी कार्य किया गया, वो प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही हर कार्य किए जाते हैं। तो उनके अनुच्छेद जो हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिनसे अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों को मैं विस्तृत आपको बताते हुए चलूँगा। और उन्हीं से रिलेटेड लास्ट में कई बार आए हुए जो क्वेश्चन हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन्हीं का संकलन किया गया है 10 क्वेश्चंस का, और उनका टेस्ट भी लगाया जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए। इन्हीं से रिलेटेड लास्ट में 10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है। मतलब ये कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, या फिर जो मुख्य होगा भारत में एक राष्ट्रपति होगा जो मुख्य होगा। ये अनुच्छेद 52 के तहत दिखाया गया है। अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 में संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति का मतलब ये है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो संसद की, वो राष्ट्रपति में ही निहित हैं। राष्ट्रपति खुद या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से उनको आगे बढ़ाता है या फिर कार्य का संचालन करता है। अब इम्पॉर्टेंट आता है, इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है, केवल बस जनता के द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, जैसे सांसद, विधायक, इन लोगों के द्वारा ही चुना जाता है। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आता है। कई बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो इसका आंसर है अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप का मतलब ये होता है कि जिसे जनता स्वयं चुने, जैसे सांसद या फिर विधायकों को जनता स्वयं चुनती है, लेकिन राष्ट्रपति को ये लोग चुनते हैं, सांसद या फिर विधायक। तो फिर डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं जनता, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव इनका होता है। हम ये देखते हैं कि निर्वाचन मंडल में कौन सदस्य इन्हें वोट दे सकते हैं और कौन नहीं दे सकते हैं। तो संसद के दोनों सदन, मतलब उच्च सदन और निम्न सदन, दोनों लोकसभा, राज्यसभा, दोनों सदस्यों के निर्वाचक सदस्य, जिनका निर्वाचन किया गया है, जिनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, वो वोट नहीं दे सकते। सिर्फ जिनका निर्वाचन किया गया है, जो अपने संसदीय क्षेत्र से गए हुए हैं वहाँ पे जनता के द्वारा चुन करके, वो राष्ट्रपति को वोट करते हैं। राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य की भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य का मतलब वही जो जनता के द्वारा डायरेक्ट चुन करके गए हों। राज्य के विधानसभा में और जो होते हैं कुछ लोग राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, लेकिन वो
चुनाव में भागीदारी नहीं ले सकते। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पांडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और पांडुचेरी, क्योंकि यहाँ पे दोनों जगह पे विधानसभा है, मुख्यमंत्री निवास करते हैं, मुख्यमंत्री का चयन होता है, इसलिए यहाँ के विधानसभाओं से निर्वाचित विधायकों के द्वारा चुने जा सकते हैं। और कौन सदस्य शामिल नहीं होते हैं? ये हैं संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। हमने आपको बताया कि जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, जैसे लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 मनोनीत किए जाते हैं, तो ये चुनाव में भाग नहीं ले सकते। राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं में जो राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं, वो भी इसमें भाग नहीं लेंगे। राज्य विधान परिषदों द्विसदनीय विधायिका के मामले में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, जैसे राज्य विधान परिषद में तो विधान परिषद जहाँ भी हैं, जिस भी राज्य में हैं, वहाँ पे सभी सदस्य मनोनीत ही होते हैं, उन्हें चुना गया नहीं रहता है। सिर्फ अपने अपने ऐसे दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य जितने भी बस इतना हमें ध्यान रखना है कि जहाँ के भी मनोनीत सदस्य आएंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेंगे। अब चलते हैं अनुच्छेद 55 पे। अनुच्छेद 55 कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत थोड़ी सी समझने वाली बातें हैं कि राज्यसभा में, जैसे राज्यसभा के और लोकसभा के, मतलब संसद के सदस्यों का वोट की जो वैल्यू होती है, जैसे हम लोग देखते हैं कि अब हमने आपको बताया कि यहाँ पे विधानसभा और संसद यहाँ के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन अक्सर जब चुनाव हो जाए और आप परिणाम कभी देखिए तो लाखों की संख्या में वोट आते हैं कि इतने लाख वोटों से इस बार के राष्ट्रपति जीते हैं, तो इतने तो हमारे यहाँ विधायक या फिर सांसद तो हैं नहीं, तो इसका मतलब है कि उनके वोटों की वैल्यू होती है। अब वैल्यू कैसे होती है? जैसे एक विधायक के मत का मूल्य और एक सांसद के मत का मूल्य, दोनों के बारे में हम विस्तृत जानकारी करेंगे। पहले हम विधायक के मत का मूल्य जानते हैं। विधायक के मत का मूल्य होता है, जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में एक विधायक के मत का मूल्य क्या होगा। हम पहले देखेंगे कि राज्य की कुल जनसंख्या क्या है। राज्य की, जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है। 23 करोड़ जनसंख्या अपॉन राज्यसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, राज्य विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य। अब निर्वाचित 403 सदस्य हैं, 23 करोड़ अपॉन 403 गुणे 1/1000। 1/1000 का मतलब ये है कि निर्वाचित सदस्यों तथा 1000 के गुणनफल से प्राप्त द्वारा भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होती है वही एक विधायक के मत का मूल्य होता है। राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। अब ये तो हुआ विधायक के मत का मूल्य। अब चलते हैं संसद के वोटों को मूल्य बताते हैं। सांसद के वोटों का मूल्य वो होता है कि सभी राज्यों के विधायकों के वोटों की वैल्यू, सभी राज्यों का मतलब 28 राज्य प्लस 2 यूटी दिल्ली और पांडुचेरी, इन दोनों को मिलाकर के 30 राज्यों के विधायकों को जो निर्वाचित हों उनके वोटों की वैल्यू को भाग देते हैं हम राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों से जो निर्वाचित होते हैं, उन सदस्यों से भाग देते हैं। जो वैल्यू आती है वो सांसद के वोटों की वैल्यू होती है। सांसद के वोटों की वैल्यू हमेशा विधायकों की वोटों की वैल्यू से बड़ी होती है। हम ऐसे याद कर सकते हैं कि एक संसदीय क्षेत्र विधायकी क्षेत्र से बड़ा होता है, इसलिए उनके वोटों की वैल्यू भी बड़ी होती है। चूँकि राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से एकल संक्रमणीय मत तथा गुप्त मतदान द्वारा होता है, इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है, जिसे कोटा कहते हैं। और राष्ट्रपति चुनाव संबंधी सभी विवाद उच्चतम न्यायालय द्वारा ही निपटाए जा सकते हैं और उसका निर्णय अंतिम होता है। अब चलते हैं अपने
अगले अनुच्छेद पे अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि। राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति 5 वर्षों तक अपने पद पर आसीन रहते हैं। राष्ट्रपति अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक, उस पर किसी प्रकार की बाउंडेशन नहीं है। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया हम आगे बताएंगे, अनुच्छेद 61 जो संसद के द्वारा चलाई जाती है। और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में तब तक वह अपना उत्तरदायित्व तो निभाता रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति का पद ग्रहण न कर ले, चाहे वो 5 साल से प्लस ही क्यों न हो जाए। अगर वो राष्ट्र निर्वाचन अभी हुआ नहीं है या फिर उसकी प्रोसेस चल रही है तब भी वो राष्ट्रपति के पद पर आसीन रहेगा। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता। भारत का राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन पर प्रश्न चिन्ह लगाए। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि 2 बार निर्वाचित हुए थे। आज तक वही एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए थे, नहीं तो सभी लोग 1 बार ही निर्वाचित हुए हैं। और हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार निर्वाचित हुए हैं। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति 2 बार से अधिक निर्वाचित नहीं हो सकता। राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना चुनाव आयोग ही जारी करता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 58। अब राष्ट्रपति के लिए अर्हताएं, शपथ एवं शर्तें हैं अनुच्छेद 58 के अंतर्गत। अर्हताएं का मतलब ये होता है कि वो पात्रता होनी चाहिए जिसके लिए राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति राष्ट्रपति तभी निर्वाचित होगा जब वह भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, संघ सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर न हो। अब ये अक्सर सुना जाता है कि लाभ का पद है, लेकिन कौन सा लाभ का पद होता है। जैसे कुछ हम ऐसे बता रहे हैं जो लाभ के पद नहीं होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री, ये नहीं होते हैं, लाभ के पद नहीं होते हैं। क्योंकि वर्तमान के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं सर महामहिम रामनाथ कोविंद जी, वो उस समय जब वो भारत के राष्ट्रपति चुने गए तो उस समय बिहार के राज्यपाल थे। तो इसका मतलब ये है कि 4 ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल, संघ या राज्य का मंत्री, ये 4 चीज़ें लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आती हैं। एक वर्तमान राष्ट्रपति अथवा उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल और संघ या राज्य का मंत्री किसी लाभ के पद पर नहीं माना जाता। इस प्रकार वह राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवारों के लिए ये कम से कम 50 प्रस्तावक एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए कि जो आपका साथ देने के लिए, जैसे संसद से ही हो कि 50 लोग आपके साथ हैं कम से कम, ठीक, अन्यथा वो अपनी उम्मीदवारी खो देगा। और थोड़ा सा जान लेते हैं इनके बारे में कि इनका जमानत राशि कितना होता। 15,000 रुपये जमानत राशि जो भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी खजाने में जमा किया जाता है। और यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग नहीं प्राप्त कर पाता तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। इतनी चीज़ें अनुच्छेद 58 में वर्णित की गई हैं। अनुच्छेद 59 में चलते हैं। अनुच्छेद 59 में दिया गया राष्ट्रपति कार्यालय की दशाएं। राष्ट्रपति कार्यालय की दशाओं से संबंध है कि जब वह व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है। जैसे वो किसी
भी संसद के किसी भी जैसे उच्च सदन या फिर निम्न सदन का सदस्य है या फिर किसी राज्य की विधानसभा का सदस्य है, तो जब वो राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा तो उसे वहाँ की सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। वह कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति को आधिकारिक आवास जैसे राष्ट्रपति भवन आवंटित होगा बिना किराया चुकाए, उसका कोई भी मूल्य नहीं देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित उपलब्धियां, भत्ते व विशेषाधिकार प्राप्त होंगे और उनके पदावधि के दौरान न उनके भत्ते कम होंगे न उनकी उपलब्धियां कम होंगी। इतनी चीज़ें अनुच्छेद 59 के अंतर्गत आती हैं। चलते हैं अगले अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 60 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें शपथ दिया गया है। अनुच्छेद 60 शपथ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अनुसूची अगर हम लोग तीसरी देखें तो फिर उसमें शपथ के बारे में वर्णन किया गया है, लेकिन अनुसूची 3 के अंतर्गत राष्ट्रपति के शपथ की चर्चा नहीं की जाती है। तो अगले इसी अनुच्छेद पे राष्ट्रपति के शपथ की बात करते हैं हम लोग। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई जाती है। यदि मुख्य न्यायाधीश न हों तो ऐसी स्थिति में उच्चतम न्यायालय के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वह इस कार्य को संपन्न करते हैं। यदि राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अन्य कोई व्यक्ति कर रहा है तो वह शपथ उन्हें लेना पड़ेगा। यह प्रक्रिया उनके साथ करनी पड़ेगी। अब चलते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद पे, अनुच्छेद 61 जो महाभियोग है। महाभियोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर, अतिक्रमण का मतलब ये है कि अगर जैसे लगता है संसद को कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का गलत उपयोग कर रहे हैं, संविधान को सही तरीके से नहीं चला रहे हैं, तो फिर संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दे। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, लेकिन यह शर्त होनी चाहिए कि इसके बारे में 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बता दिया जाना चाहिए, नोटिस दे देना होगा। यह नोटिस सदन की कुल संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ध्यान रखिए, 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। ऐसी स्थिति में जिस सदन में आरोप लगाया जाता है, जैसे लोकसभा में आरोप लगाया गया, तो उसमें सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित करके अगले सदन के लिए भेज दिया जाता है। जैसे लोकसभा से अगर मान लीजिए इन्हें लगाया जाता है आरोप, तो फिर इसके 2/3 सदस्यों से हस्ताक्षरित करके अगले सदन मतलब राज्यसभा के लिए इसे भेजा जाता है, जिससे इन आरोपों की जांच हो सके। फिर दूसरे सदन में राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकता है, वो अपनी बातों को रख सकता है कि जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं सही है या फिर गलत। यदि दूसरे सदन द्वारा भी इन आरोपों को सही पाया जाता है तो उस सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जब हम राष्ट्रपति को नोटिस भेजेंगे तो 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर चाहिए, लेकिन जब पास कराना है बिल को, महाभियोग के प्रस्ताव को, तो उस समय 2/3 सदस्यों का हस्ताक्षर चाहिए। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने अथवा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ठीक है, अब महाभियोग में कौन कौन शामिल हो सकता है इसे देखते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य, हमने आपको पहले ही बताया कि कहीं के भी मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों के सभी, चाहे मनोनीत हों चाहे निर्वाचित सदस्य हों,
उस समय भाग लेंगे जब महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होगी। राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रक्रिया में केवल और केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य ही भाग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे निर्वाचन में क्या हुआ कि विधानसभा के भी सदस्य भाग ले रहे हैं, यूटी के भी विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं जैसे दिल्ली और पांडिचेरी, लेकिन जब महाभियोग चलेगा तो केवल संसद के दोनों सदनों के ही सदस्य भाग लेंगे। ठीक, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया है। देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति जो है कुछ लोगों की नियुक्तियां करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इनकी नियुक्ति कौन करता है, जैसे कुछ प्रधानमंत्री तथा संघ के अन्य मंत्री। प्रधानमंत्री का निर्वाचन नहीं होता, नियुक्ति होती है जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होती है। महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष एवं सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। राज्य के राज्यपाल और उपराज्यपाल एवं प्रशासक, उपराज्यपाल और प्रशासक हमेशा यूनियन टेरिटरीज में होते हैं, राज्यपाल राज्यों में होते हैं। इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो इन बातों को आप ध्यान रखिए कि किन की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अधिकतर इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति के पद की रिक्तता कब होती है, ये भी ध्यान रखना है। जब जैसे 5 वर्ष की कार्यकाल समाप्त हो तब रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र देने पर, जैसे त्याग पत्र दे दिए तब हो सकता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर, महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने पर, पद की ग्रहण करने की अर्हता न रखने पर, पता चला कि पद की अर्हता आप रख ही नहीं रहे हैं, आप चुनाव जीत गए फिर भी पद खाली करा दिया जाएगा। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर, निर्वाचन ही अवैध घोषित कर दिया जाए तब राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अब चलते हैं पद की रिक्ति की पूर्ति कैसे होगी अनुच्छेद 62 में। इसमें देखते हैं चुनाव कराने का समय क्या होता है। जैसे राष्ट्रपति को कोई बीमारी हो, अनुपस्थित या अन्य कारणों से अपने पद पर कार्य करने की असमर्थता के कारण उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यों का निष्पादन किया जाता है। अगर राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति उनके कार्यों का निष्पादन करेगा। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पुनः पद ग्रहण करने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। जब तक राष्ट्रपति आ न जाए वापस तब तक कार्यवाहक के रूप में काम करता रहेगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पद रिक्तता की स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। अगर मान लीजिए उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य करेंगे। अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हैं तो उच्चतम न्यायालय का, वही सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। मतलब कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति कार्य करेगा और उपराष्ट्रपति नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश काम करेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में कार्य कर सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले नया चुनाव हो जाना चाहिए, नहीं तो कार्यकाल समाप्ति के उपरांत भी पुराना राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण न कर ले। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर नहीं मिलता है। जब राष्ट्रपति ही लगातार बना रहेगा तो फिर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में नहीं आ पाएगा। तो ये रहे राष्ट्रपति से संबंधित थियरी पोर्शन। इनकी शक्तियों के बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगला वीडियो इसके तुरंत बाद ही होगा जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया रहेगा।
अब चलते हैं इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं। ये क्वेश्चंस एग्जामों में आए हुए हैं और बहुत बार आए हुए हैं, इसलिए इनको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रखा है हमने। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। चौथा ऑप्शन है राज्यों के विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक विधायक की वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। सही है, क्योंकि विधायकों के वोट का मूल्य निकालने का तरीका होता है कि राज्य की जनसंख्या बटे विधायकों की संख्या गुणे 1/1000। तो अगर किसी राज्य की जनसंख्या कम है और वहाँ के विधायकों की संख्या कम है तो वहाँ की वैल्यू भी तो अलग आएगी ना, इसलिए अलग अलग हो सकता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। एकदम गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि लोकसभा के सदस्यों का मूल्य और राज्यसभा के सदस्यों का मूल्य दोनों का सेम होता है, क्योंकि सभी राज्यों के विधायकों की जो वोट की वैल्यू होती है सबको ऐड करके दोनों सदनों का, उच्च सदन मतलब राज्यसभा और निम्न सदन मतलब लोकसभा के दोनों को जोड़ करके हम भाग देते हैं। जो वैल्यू आती है प्रत्येक सांसद की वोट की वैल्यू होती है, जैसे चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, तो इसमें केवल 1 मतलब ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह स्वयं प्रत्याशी हो। स्वयं प्रत्याशी भी वोट दे सकता है, इसलिए ये तो पॉसिबल है। उसे राज्य विधान मंडल के निचले सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना शेष हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो विधानमंडल का सदस्य है तो फिर वो आराम से वोट दे सकता है, बाद में भी बहुमत सिद्ध कर सकता है। वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो, ये गलत है। यही एक ऐसा पॉइंट है। उच्च सदन का मतलब राज्य के विधानमंडल का मतलब होता है विधान परिषद, और निम्न सदन का मतलब होता है विधानसभा। अगर विधान परिषद का सदस्य है वह, तो वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। चौथा पॉइंट है, वह राज्य विधानमंडल में निम्न सदन का सदस्य होता तो वह चुनाव में वोट दे पाता। तो इसका मतलब है कि उच्च सदन का सदस्य होगा तभी चुनाव में भाग नहीं ले पाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, तो अपने पद ग्रहण करने के दिन से 5 साल तक वो अपने पद पर रहता है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? किसको संबोधित करके देता है? तो इसका आंसर है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित करके देते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 61 में वर्णित है कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व सूचना आवश्यक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 14 दिन पूर्व सूचना देना, लिखित रूप से सूचना देना आवश्यक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कितने दिनों में? तो 6 महीनों में चुनाव कराने की प्रक्रिया है। 6 महीनों के अंदर राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति भी न हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया है कि अगर राष्ट्रपति नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेगा। अगर उपराष्ट्रपति नहीं है तो मुख्य न्यायाधीश काम करेगा, सर्वोच्च न्यायालय क्या,
और अगर मुख्य न्यायाधीश भी नहीं हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश कार्य करेगा। तो यहाँ पे दिया गया है उप राष्ट्रपति भी न हो तो कौन कार्यवाहक के रूप में काम करेगा, तो इसका आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और अगर ये नहीं होता तो वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होगा वो कार्य करेगा। चलते हैं अपने अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं? तो अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संविधान की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, जो अपने द्वारा या फिर अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा उन शक्तियों से कार्य करता है। ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं, उनके आगे हमने ईयर भी लिख दिया है किस एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आपको आशा करते हैं कि हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उससे रिलेटेड आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। इस वीडियो की PDF फाइल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है, आप वहां से ले सकते हैं। और भी कई वीडियोज हैं संविधान से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक हैं जिस पे आप जा करके देखें और सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है। इसका दूसरा पार्ट जल्द ही आ जाएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया रहेगा, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।